सुबह के 7 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। ऑफिस जाने की जल्दी, स्कूल की बसों का शोर और चाय की दुकानों से उठती अदरक वाली चाय की खुशबू, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। सड़क के किनारे एक पुराना, पीले रंग का ऑटो खड़ा था। ऑटो वाला, लगभग 55 साल का आदमी, सादा कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान। उसका नाम था रघुनाथ। वो रोज की तरह आज भी ऑटो साफ कर रहा था। उसी वक्त एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरी एक महिला, सीधी कमर, आत्मविश्वास भरा चेहरा, आंखों में तेज। वो थी इप्स अफसर अनन्या वर्मा। शहर उन्हें अच्छी तरह जानता था। ईमानदार, सख्त और न डरने वाली अफसर। लोग दूर से ही सीधा खड़े हो जाते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अनन्या वर्मा की नज़र उस पुराने ऑटो पर पड़ी। वो रुक गई। उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखें ऑटो वाले रघुनाथ पर टिक गईं। रघुनाथ ने भी उन्हें देखा और अचानक उसका हाथ कांप गया। चाबी नीचे गिर पड़ी। भीड़ जमा होने लगी। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा। शायद ऑटो ने गलत जगह खड़ी की होगी या कोई बड़ा अपराध। लेकिन अनन्या आगे बढ़ी और जो हुआ उसने सबको चुप करा दिया। इप्स अफसर अनन्या वर्मा उस ऑटो वाले के सामने झुक गई। हाँ, सच में झुक गई। पूरा इलाका सन्न रह गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक सिपाही आगे बढ़ा। मैडम, अनन्या ने हाथ से इशारा किया रुकने का। उन्होंने झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ऑटो वाला कांपते स्वर में बोला, नहीं बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो। अनन्या की आंखों में आंसू थे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। इप्स अफसर ऑटो वाले को माफी मांग रही है। ये आदमी कौन है? जरूर कोई बड़ा राज है। अनन्या उठी, लेकिन उनकी आवाज भारी थी। आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। रघुनाथ ने इधर उधर देखा। यहाँ नहीं, सब देख रहे हैं। अनन्या ने सिर हिलाया। आज नहीं बोलूंगी तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगी। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, जिस कुर्सी पर आज मैं बैठी हूँ, वो एक ऑटो वाले की वजह से है। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। एक आदमी बोला, मैडम, साफ साफ बताइए। अनन्या ने गहरी सांस ली। आज से 15 साल पहले मैं सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मेरे पास न पैसा था, न पहचान, न कोई अपना। रघुनाथ की आंखें भर आईं। लोग निकलते गए, किसी ने नहीं रुका। अनन्या की आवाज कांप रही थी। लेकिन एक ऑटो रुका। ऑटो चलाने वाले ने मुझे उठाया, बिना कुछ पूछे अस्पताल पहुंचाया। भीड़ में सिसकारी गूंज उठी। उसने मेरी फीस भरी। 3 दिन तक बाहर बैठा रहा और जब होश आया, मैं डर गई थी। रघुनाथ धीरे से बोला, बिटिया, बस इंसानियत की थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा। मैं उस दिन भाग गई थी। आपका नाम तक नहीं पूछा। आज अगर मैं इप्स हूँ, तो इसलिए क्योंकि उस दिन आप रुके थे। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अनन्या ने धीरे से कहा, पर सच्चाई ये भी है कि उस रात आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं था। रघुनाथ चौंक गया। आपने मुझे एक ऐसा सच बताया था जो आज भी मुझे सोने नहीं देता। वीर सन, और वही सच आज इस शहर की सबसे बड़ी फाइल से जुड़ा है। एक पत्रकार चिल्लाया, मैडम, कौन सा सच? अनन्या ने ऑटो की ओर देखा, फिर रघुनाथ की आंखों में। जिस राज के लिए आप 15 साल से ऑटो चला रहे हैं। और यहीं पर उनकी आवाज रुक गई। सायरन की आवाज गूंजी। काली गाड़ी का दरवाजा फिर खुला। अनन्या ने भीड़ से कहा, बाकी कहानी जल्द सामने आएगी। और वो गाड़ी में बैठ गई। लोग बस एक सवाल पूछते रह गए। काली सरकारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सायरन बंद था, लेकिन अनन्या वर्मा के दिमाग में शोर मचा हुआ था। 15 साल पुरानी रात बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। ड्राइवर ने शीशे से झांक कर पूछा, मैडम, सीधे दफ्तर
अनन्या ने आंखें बंद किए कहा, नहीं, सीधे पुराने केस फाइल रूम। ड्राइवर चौंक गया। वो फाइल रूम जहां ज्यादातर बंद, दबे और खतरनाक केस रखे जाते थे। उधर सड़क पर रघुनाथ अब भी वहीं खड़ा था। भीड़ छट चुकी थी, लेकिन सवाल हवा में तैर रहे थे। एक नौजवान बोला, चाचा, आप तो कोई बड़े आदमी लगते हो। रघुनाथ हल्की मुस्कान के साथ बोला, बड़ा नहीं बेटा, बस जिंदा बचा हुआ इंसान हूँ। उसने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। लगता है अब फिर से भागने का वक्त आ गया है। उसने ऑटो मोड़ा और भीड़ से दूर निकल गया। पुलिस मुख्यालय फाइल रूम। अनन्या लोहे की अलमारी के सामने खड़ी थी। धूल जमी थी। उन्होंने फाइल निकाली। केस नो 147 2009। स्थिति अनसॉल्व्ड। नाम अज्ञात युवती। उनकी उंगलियां कांप गईं। यही मैं थी, उन्होंने धीमे से कहा। फाइल पलटी। रिपोर्ट में लिखा था, युवती सड़क किनारे बेहोश मिली। कोई पहचान नहीं, साथ में कोई गवाह नहीं। अनन्या ने कड़वी हंसी हंसी। गवाह था, बस सिस्टम को नहीं दिखा। फिर उन्होंने अगला पन्ना खोला और अचानक उनकी सांस अटक गई। एक नाम, गवाह रघुनाथ प्रसाद, ऑटो चालक। बयान अधूरा। अनन्या की आंखें भर आईं। उन्होंने बयान पूरा क्यों नहीं दिया? उन्होंने सिपाही को बुलाया। इस केस का आईओ कौन था? सिपाही ने फाइल देखी। मैडम, इंस्पेक्टर शेखर सिंह। अनन्या सन रह गई। शेखर सिंह, आज वही आदमी राज्य का गृह सचिव था। फ्लैशबैक 15 साल पहले। अस्पताल का कमरा। अनन्या बिस्तर पर थी, सिर में पट्टी। रघुनाथ पास बैठा था। बिटिया, कुछ याद आया? अनन्या ने डरते हुए कहा, मैं किसी से भाग रही थी। रघुनाथ चुप हो गया। 3 लोग थे, सरकारी गाड़ी में। उस रात रघुनाथ ने जो देखा था, वो आम आदमी के लिए देखना मना था। एक आदमी चिल्लाया था, लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, बिटिया, उन लोगों से दूर रहना। अनन्या ने पूछा, कौन थे वो? रघुनाथ ने सिर्फ इतना कहा, वर्दी वाले नहीं थे, पर वर्दी से भी ज्यादा ताकतवर थे। वर्तमान में अनन्या की आंखें खुली, तो यही सच था जिससे वो भागता रहा। उन्होंने फाइल बंद की। अगर ये बाहर आया तो बहुत बड़े नाम गिरेंगे। उसी पल फोन बजा। अननोन नंबर। मैडम, दूसरी तरफ भारी आवाज, आप पुराने जख्म क्यों कुरेद रही हैं? अनन्या सीधी खड़ी हो गई। आप कौन? हंसी की आवाज आई। आप जानती हैं। फोन कट गया। उधर रघुनाथ। एक सुनसान ढाबे के पास ऑटो रुका। रघुनाथ ने पानी पिया। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकी। 4 आदमी उतरे। एक ने कहा, चाचा, आप बहुत साल से गलत जगह छुपे हुए थे। रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने डरते हुए कहा। दूसरा आदमी मुस्कुराया, लेकिन इब्स मैडम ने कह दिया। उनमें से एक ने फोन निकाला। अब फैसला ऊपर से आएगा। कट टू अनन्या। अनन्या अपनी कुर्सी से उठी। अगर कुछ हुआ तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। उन्होंने गार्ड से कहा, मेरी टीम तैयार करो। उनकी आंखों में वही आग थी जो 15 साल पहले बुझा दी गई थी। अंत में सवाल हवा में तैर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। हाईवे के किनारे खड़ा वो ढाबा अब लगभग सुनसान था। पीली लाइट के नीचे रघुनाथ का ऑटो अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में काली एसयूवी के दरवाजे खुले। 4 आदमी, काले कपड़े, आंखों में ठंडापन। रघुनाथ समझ गया, अब भागने का रास्ता नहीं बचा। एक आदमी आगे बढ़ा। चाचा, 15 साल बहुत होते हैं। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आदमी हंसा, लेकिन अब कहने वाली आ गई है। पुलिस कंट्रोल रूम। उसी वक्त अनन्या वर्मा नक्शे के सामने खड़ी थी। रघुनाथ का आखिरी लोकेशन। टेक्नीशियन बोला, मैडम, NH-27, पुराने ढाबे के पास। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। टीम अब मेरे साथ, और ध्यान रहे,
कोई भी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। एक सिपाही बोला, मैडम, ऊपर से फोन आ सकता है। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, आज अगर फोन आया तो मैं नहीं उठाऊंगी। ढाबे पर रघुनाथ को ऑटो से नीचे उतारा गया। एक आदमी बोला, बस एक सवाल है चाचा, उस रात आपने और क्या देखा था? रघुनाथ ने आंखें बंद कर ली। सब देखा था, लेकिन बोला नहीं। एक थप्पड़ पड़ा। नाम? रघुनाथ चिल्लाया। शेखर सिंह। हवा जैसे थम गई। चारों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। बहुत गलत नाम ले लिया चाचा। फ्लैशबैक 15 साल पहले, पूरा सच। बारिश हो रही थी। सरकारी गाड़ी रुकी। 3 लोग उतरे। बीच में एक लड़की, अनन्या। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दीजिए। एक आदमी बोला, बहुत जानती है ये। दूसरा बोला, ऑर्डर ऊपर से है। तीसरा आदमी, शेखर सिंह, चुपचाप खड़ा था। उसने बस इतना कहा, काम खत्म करो। और फिर अनन्या को सड़क पर फेंक दिया गया। ये सब रघुनाथ ने देखा था। वर्तमान में ढाबे के पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। एक आदमी बोला, सर, पुलिस। तभी हाथ ऊपर, कोई हिलेगा नहीं। चारों तरफ पुलिस। अनन्या सामने आई, रघुनाथ जी, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। आदमी घबरा गए। एक ने फोन निकाला, सर, मैडम आ गई हैं। फोन से आवाज आई, उन्हें जाने दो। अनन्या ने फोन छीना। नमस्ते, गृह सचिव साहब। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज, अनन्या, तुम समझदार लड़की हो। अनन्या की आंखें आग उगल रही थीं। समझदार इसलिए हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ। फोन कट गया। पुलिस जीप में रघुनाथ कांप रहा था। बिटिया, अब मैं बच जाऊंगा ना? अनन्या ने धीरे से कहा, अब आप अकेले नहीं हैं। फिर उन्होंने आगे देखा, लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगली सुबह मीडिया में हड़कंप। इप्स अनन्या वर्मा ने 15 साल पुराना केस खोला। गृह सचिव पर सवाल। सरकार में हलचल मच गई। फाइलें खुलने लगीं, लेकिन उसी दिन अनन्या को नोटिस मिला, आपको तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। सिपाही बोला, मैडम, ये तो सजा है। अनन्या मुस्कुराई, नहीं, ये डर है। अंत में रघुनाथ सरकारी गवाह बन चुका था। अनन्या का तबादला हो चुका था और शेखर सिंह अब भी कुर्सी पर बैठा था। लेकिन सवाल वही, स्मॉल डायमंड, क्या अनन्या अकेले इस सिस्टम से लड़ पाएगी? स्मॉल डायमंड, क्या रघुनाथ सच बोल पाएगा या चुप करा दिया जाएगा? स्मॉल डायमंड, और क्या अगला वार अनन्या पर होगा? ट्रांसफर का ऑर्डर हाथ में था। इप्स अनन्या वर्मा देर तक उसे देखती रही। नई पोस्टिंग, एक छोटा सा जिला, जहां न मीडिया, न ताकत, न कोई सपोर्ट, सिर्फ सन्नाटा। सिपाही बोला, मैडम, ऊपर से साफ कहा गया है, आप कोई पुराना केस नहीं छुएंगी। अनन्या हल्की मुस्कुराई, जब डराया जाता है न, तब समझ लेना चाहिए, सच बहुत पास है। दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में, दिल्ली, बड़े से कमरे में शेखर सिंह खिड़की के पास खड़ा था। फोन कान से लगा हुआ। उस लड़की को बहुत आगे बढ़ने दिया। दूसरी तरफ से आवाज, अब वो जिले में है, वहां उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। शेखर सिंह बोला, और ऑटो वाला अभी जिंदा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। तो खतरा जिंदा है, उसने धीरे से कहा। जिला पोस्टिंग, पहला दिन। अनन्या वर्मा नई कुर्सी पर बैठी। थाना पुराना था, दीवारों पर नमी, फाइलों में धूल। एक सब इंस्पेक्टर बोला, मैडम, यहाँ बड़े केस नहीं आते। अनन्या ने नजर उठाए, बड़े केस आते नहीं, छुपाए जाते हैं। उसी वक्त एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया, मैडम, रघुनाथ जी का बयान कोर्ट में कल है। अनन्या चौंक गई। कल? इतनी जल्दी? कांस्टेबल ने धीमे से कहा, और आज रात उनकी सुरक्षा हटाई जा रही है। अनन्या समझ गई, ये इत्तेफाक नहीं था। रात सरकारी गेस्ट हाउस। अनन्या नींद में नहीं थी। बार बार वही सवाल, क्या मैं देर कर दूंगी? उन्होंने फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, जो ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने नहीं मिटाया था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए।
दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी, फिर आवाज, अनन्या, तुम आग से खेलने जा रही हो। अनन्या बोली, आग से ही सच निकलता है। फोन कट गया। उधर रघुनाथ, सरकारी क्वार्टर, सिर्फ एक जवान बाहर। रघुनाथ खिड़की से बाहर देख रहा था। 15 साल, आज पहली बार लगा है सच बोल पाऊंगा। तभी बत्ती गुल, अंधेरा, जवान की आवाज, कौन है? एक चीख, और फिर सन्नाटा। रघुनाथ पीछे हटा, दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाबपोश अंदर आया। चाचा, कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कट टू अनन्या, फोन बजा। अननोन नंबर, मैडम, आप बहुत दूर हैं। अनन्या की सांस अटक गई। रघुनाथ, हाँ, शायद आखिरी बार। फोन कट गया। दौड़। अनन्या बिना वर्दी बदले निकल पड़ी। गाड़ी निकालो अभी, ड्राइवर बोला। मैडम, आदेश। अनन्या चिल्लाई, ये मेरा आदेश है। गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। अनन्या के दिमाग में बस एक आवाज, अगर आज भी देर हुई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्वार्टर आखिरी पल, नकाबपोश ने रघुनाथ की ओर कदम बढ़ाया। नाम मत लेना, बस चुप रहना। रघुनाथ ने आंखें बंद कर ली। मैं चुप रहा। 15 साल। फिर आंखें खोली। अब नहीं। तभी, रुको, गोली नहीं चली, क्योंकि पुलिस जीप की लाइट पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अनन्या सामने खड़ी थी। नकाबपोश पीछे हटा। एक और आवाज, उसे जाने दो। अनन्या ने पलटकर देखा। अंधेरे में खड़ा था शेखर सिंह का आदमी, आमने सामने। अनन्या बोली, आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। आदमी मुस्कुराया, कुर्सी की ताकत है मैडम। अनन्या ने रघुनाथ की ओर देखा। लेकिन गवाह जिंदा रहेगा। आदमी बोला, आज शायद, लेकिन कल। एक पल की खामोशी, फिर पुलिस की और गाड़ियां आ गईं। आदमी पीछे हटा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, और अंधेरे में गायब हो गया। अंत में रघुनाथ जिंदा था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। अनन्या जान चुकी थी, ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं, पूरे सिस्टम की है। और सबसे बड़ा सवाल, स्मॉल डायमंड क्या कोर्ट में सच बोलने से पहले रघुनाथ बच पाएगा? स्मॉल डायमंड क्या शेखर सिंह सीधे सामने आएगा? स्मॉल डायमंड और क्या अनन्या इस बार भी निशाना बनेगी? सुबह का सूरज निकला था, लेकिन हवा में उजाला नहीं था। आज कोर्ट का दिन था। रघुनाथ सरकारी गाड़ी में बैठा था, दोनों तरफ पुलिस, लेकिन उसका दिल अब भी कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, बिटिया, अगर मैं सच बोल दूं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? अनन्या वर्मा ने उसकी तरफ देखा। ठीक शायद नहीं, लेकिन सही जरूर हो जाएगा। कोर्ट परिसर, मीडिया की भीड़, कैमरे, माइक, हर चैनल पर एक ही सवाल, क्या गृह सचिव शेखर सिंह पर आरोप तय होंगे? शेखर सिंह भी कोर्ट पहुंचा था। सफेद कुर्ता, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में गुस्सा। उसने अनन्या को देखा, एक हल्की मुस्कान, जैसे कह रहा हो, तुम अब भी नहीं जीतोगी। कोर्ट रूम के अंदर जज की आवाज गूंजी, गवाह को बुलाया जाए। रघुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे। शपथ ली गई। वकील बोला, बताइए, 15 साल पहले आपने क्या देखा? पूरा कोर्ट सन। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। मैं ऑटो चला रहा था, बारिश हो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। मैंने एक सरकारी गाड़ी देखी, 3 आदमी थे और एक लड़की। उसने अनन्या की ओर देखा, वो जिंदा थी, चिल्ला रही थी। कोर्ट में खुसर पुसर। फिर वकील ने पूछा। रघुनाथ की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, ऑर्डर ऊपर से है। पूरा कोर्ट हिल गया। शेखर सिंह का चेहरा, पहली बार उसके चेहरे की रंगत बदली। वकील ने पूछा, ऊपर से मतलब? रघुनाथ ने सीधा देखा, गृह सचिव शेखर सिंह। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर कोर्ट रूम में शोर मच गया। जज की सख्त आवाज, शांति रखी जाए। शेखर सिंह खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, ये झूठ है, उसके वकील ने कहा। ये आदमी एक साधारण ऑटो चालक है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। तभी
अनन्या वर्मा आगे बढ़ी। माय लॉर्ड, मेरे पास सबूत है। कोर्ट फिर शांत। सबूत। अनन्या ने एक पेन ड्राइव दी। इसमें सीसीटीवी फुटेज है उस रात का, जो 15 साल दबा दिया गया। स्क्रीन पर वीडियो चला। सरकारी गाड़ी, 3 आदमी, और साफ दिखाई दे रहा था शेखर सिंह का चेहरा। पूरा कोर्ट स्तब्ध। जज ने स्क्रीन की ओर देखा, फिर शेखर सिंह की ओर। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शेखर सिंह की आवाज पहली बार कांपी। नहीं। फैसला। जज खड़े हुए। कोर्ट आदेश देता है, शेखर सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। हथकड़ी की आवाज गूंजी। मीडिया के कैमरे चमक उठे। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। कोर्ट के बाहर रघुनाथ बाहर आया। वीर ने रास्ता दिया। वो अनन्या के सामने रुका। अचानक उसने हाथ जोड़ दिए। बिटिया, आज मेरा डर खत्म हो गया। अनन्या की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी और फिर उस ऑटो वाले के सामने झुक गई। इस बार कोई सन्नाटा नहीं था, सिर्फ सम्मान था। आखिरी दृश्य। कुछ महीने बाद अनन्या का तबादला रद्द, उसे सम्मान मिला। रघुनाथ ने फिर से ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन अब सर झुका हुआ नहीं था। एक बच्चा ऑटो में बैठते हुए बोला, चाचा, आप डरते नहीं हो? रघुनाथ मुस्कुराया। सच बोलने के बाद डर बचता नहीं बेटा, कभी कभी वर्दी को झुकना पड़ता है ताकि इंसानियत खड़ी रह सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। याद रखिए, हर कहानी में दर्द भी होता है और प्रेरणा भी, और इसी प्रेरणा को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, हमेशा अपनी कहानी का हीरो खुद बने। स्टोरी हाई स्टोरी, जहां